गिसलन के वहां से निकल जाने के बाद पूरा माहौल तबाही से भरा पड़ा था। इसके बाद सीन दूसरे कमरे में शिफ्ट होता है, जहां एक इंसान गुस्से में सामने रखा स्पॉट उठाकर जमीन पर दे मारता है। अमीलिया कमरे में हर चीज तोड़ फोड़ रही होती है। उसके सामने खड़ा नाइट सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतना ताकतवर निकलेगा। उसके बारे में जितनी अफवाहें सुनी थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। गलती मेरी थी कि मैंने पहले से उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाई। लड़ाई के दौरान उसने अचानक अपना माना अनलीश कर दिया, जो एक हाई रैंक नाइट की ताकत से भी ऊपर था। ये सुनकर अमीलिया गुस्से में कहती है, गिसलन पेडियम, वो सच में बदल चुका है। फिर नाइट पूछता है, क्या आप इस बारे में डचेस डेल्फिन को बताना चाहती हैं? इतना सुनते ही अमीलिया उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें अंदाजा भी है अगर ड्यूक डेल्फिन को आज की घटना के बारे में पता चला तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? हम दोनों की लाशें जमीन पर घसीटती हुई मिलेंगी। इसके बाद अमीलिया बताती है कि उसने ड्यूक डेल्फिन के साथ एक गुप्त समझौता किया हुआ है। उसे पेडियम परिवार को खत्म करने में मदद करनी थी और बदले में ड्यूक उसे उसके विद्रोह वाले प्लान में सपोर्ट देने वाला था। लेकिन अगर ये राज बाहर आ गया तो उसके अपने भाई बहन ही उसे मार डालेंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर गिसलन को खत्म करना जरूरी था। नाइट सिर झुकाकर कहता है, मैं समझ गया। फिर अमीलिया पूछती है, उस लड़ाई के बाद गिसलन की हालत कैसी है? नाइट जवाब देता है, मैंने उसके शरीर पर कई गहरे घाव दिए हैं, खासकर उसके कंधे पर बहुत बड़ा जख्म है। ऊपर से उसने एक साथ बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल किया, इसलिए कुछ समय तक वो अपनी पूरी ताकत में नहीं रहेगा। फिर वो गंभीर होकर कहता है, लेकिन अगर हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना तो हम यहाँ के नाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमीलिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है, इसलिए तो हमने उन लोगों को इतने समय से तैयार किया हुआ है। अब उन्हें इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। नाइट चौंक कर कहता है, क्या आप द वाइल्ड फेयरलिनेस की बात कर रही हैं? अमीलिया जवाब देती है, वॉर ऑर्फन्स, जिनके पास ना परिवार है और ना कोई पहचान। कम से कम 1 दर्जन ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो माना इस्तेमाल करने में माहिर हों। इसके बाद वो मैप पर एक जगह दिखाती है। नाइट उसे देखकर मन में सोचता है कि यह पहाड़ी रास्ता पेडियम और रेफॉर्ड के बीच का सबसे छोटा रास्ता है और यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत कम होता है। किसी को चुपचाप खत्म करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट थी। नाइट कहता है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो सब पूरी तैयारी के साथ आए। अमीलिया दांत पीसते हुए कहती है, गिसलन, मेरे घर में आकर तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सीन बदलता है और एक कैरेज तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती दिखाई देती है। अंदर गिसलन अपने घाव पर पट्टी बांध रहा होता है। अचानक उसे अजीब सा एहसास होता है और वो मन में सोचता है, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे याद कर रहा हो। क्या वो अमीलिया थी? उसी समय सामने बैठे ओल्ड मैन पूछते हैं, यंग मास्टर, क्या आप सच में ठीक हैं? गिसलन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। घाव इतना गंभीर नहीं है। वो अपने हाथ को हिलाकर महसूस करता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। फिर मन में सोचता है कि अमीलिया से मिले 20,000 गोल्ड उसकी टेरिटरी को दोबारा खड़ा करने के लिए शुरुआती पूंजी के तौर पर काफी होंगे। उसके हिसाब से ये लगभग 1 साल का समय बचाने जैसा था। वो मन ही मन ये भी सोचता है कि अगर वो चाहता तो अमीलिया को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से पेडियम परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। अभी बारबेरियन से लड़ते हुए उनकी हालत पहले ही खराब थी, इसलिए बिना बड़ा बवाल किए पैसे लेकर निकल आना सबसे सही फैसला था। अब जबकि अमीलिया को पता चल चुका था कि उसे आटम गिल्ड के सीक्रेट्स की जानकारी है, वो आगे कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। उसी समय ब्लिंडा उसकी तरफ देखकर कहती है, आखिर में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने पहले से कहा था। गिसलन हैरान होकर पूछता है, मैंने क्या कहा था? ब्लिंडा जवाब देती है, आपने कहा था कि अगर अंदर लड़ाई की आवाज आए तो बाहर मौजूद गार्ड्स को संभाल लेना और जैसे ही अमीलिया बाहर निकले उसे होस्टेज बना लेना। गिसलन थोड़ी देर सोचकर कहता है, ओह, तो वो मेरा प्लान था। लेकिन अचानक उसे तेज खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन घबरा जाते हैं। गिसलन मन में सोचता है कि तीसरा कोर खोलने का असर अब सामने आने लगा है। पिछली बार जितना गंभीर नहीं था, लेकिन अगर ये जारी रहा तो उसकी ताकत इस्तेमाल करने में बड़ी परेशानी होगी। उसे जल्द से जल्द अपने माना को बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। तभी ब्लिंडा उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करती है, फिर अपने पास से पतली सी पिन निकालकर उसके हाथ में चुभाने लगती है। गिसलन को अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है और उसके मुंह से तेज हवा निकलती है। अगले ही पल उसके आसपास का माना स्थिर होने लगता है। गिसलन हैरान होकर महसूस करता है कि उसके माना चैनल पहले से ज्यादा साफ हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि ब्लिंडा कोई साधारण नौकरानी नहीं है। इतनी गहरी माना कंप्रेशन टेक्निक हर किसी के बस की बात नहीं थी। ब्लिंडा गंभीर आवाज में कहती है, यंग मास्टर, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, इसलिए आप जो भी करेंगे मैं बिना हिचक आपकी मदद करूंगी। लेकिन एक बात बताइए, आपने अमीलिया से इतने पैसे आखिर क्यों लिए? गिसलन कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मुझे एक ऐसी जगह निवेश करना है जहां बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होगी और उस समय सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ अमीलिया के पास था। ये सुनकर ब्लिंडा और ओल्ड मैन दोनों चौंक जाते हैं। गिसलन ने वहां इतनी बड़ी तबाही मचाई थी और अब अगर ये बात काउंट रेफॉल तक पहुंचती तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन गिसलन शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो, अमीलिया अपने पिता को कुछ नहीं बताएगी। ब्लिंडा नाराज होकर कहती है, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें तो बताइए कि आप ये पैसा कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। गिसलन जवाब देता है,
बीस्ट फॉरेस्ट। ये सुनते ही ओल्ड मैन घबरा जाते हैं। वो बताते हैं कि गिसलन के ग्रेट ग्रैंडफादर के समय भी उस जंगल को डेवलप करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सब असफल रहा। गिसलन तुरंत पूछता है, एल्डर फर्गस, मैंने जिस आदमी को ढूंढने को कहा था उसकी खबर मिली? ओल्ड मैन थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, लोकेशन मिल गई है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। गिसलन तुरंत कहता है, बस वो जिंदा होना चाहिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। हम अभी उसी के पास जा रहे हैं। ब्लिंडा विरोध करते हुए कहती है, नहीं, पहले हमें टेरिटरी लौटना चाहिए, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन गिसलन मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना सब होने के बाद अमीलिया हमें यूं ही जाने देगी? ब्लिंडा कहती है कि अगर कोई हमला करेगा तो वो और एल्डर फर्गस मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन गिसलन सिर हिलाकर कहता है कि ये उनका काम नहीं है। उन्हें इस तरह की लड़ाइयों के लिए एक असली कप्तान चाहिए और वो उसी इंसान से मिलने जा रहे हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। जगह इतनी जर्जर थी कि ब्लिंडा को यकीन ही नहीं होता कि वहां कोई रहता होगा। तभी अंदर से दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक बेहद बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो घूरते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो? ब्लिंडा धीरे से गिसलन से कहती है, क्या यही वो आदमी है जिसे आप कैप्टन बनाना चाहते हैं? ये तो किसी बूढ़े भिखारी जैसा लग रहा है। लेकिन गिसलन शांत आवाज में कहता है, यही वो इंसान है। बूढ़ा आदमी उन्हें अनदेखा करते हुए वापस अंदर जाने लगता है और कहता है, मेरा समय बर्बाद मत करो, निकल जाओ यहाँ से। तभी गिसलन आगे बढ़कर कहता है, मैं राटाटोस मर्सनरी ग्रुप के कैप्टन गिलियन से मिलने आया हूँ। ये नाम सुनते ही बूढ़ा आदमी रुक जाता है। एल्डर फर्गस बाकी लोगों को बताते हैं कि राटाटोस मर्सनरी स्क्वाड एक ऐसी टीम थी जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल होते थे जिन्होंने हर तरह के हथियारों में महारत हासिल कर ली हो। उनकी बहादुरी इतनी मशहूर थी कि दूसरी कंट्री के नाइट्स तक उनके नाम से डरते थे। और उस स्क्वाड का लीडर था गिलियन। अचानक बूढ़ा आदमी तेज रफ्तार से एक हथियार फेंकता है जो गिसलन के बिल्कुल पास से गुजरते हुए उसकी कॉलर काट देता है। लेकिन गिसलन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। गिलियन ठंडी आवाज में पूछता है, तो तुम्हें मेरा नाम पता है? बाकी लोग तुरंत गिसलन के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी गिसलन धीरे से कहता है, इटर्नल पनिशमेंट। ये नाम सुनते ही गिलियन की आंखें फैल जाती हैं। गिसलन आगे कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी की बीमारी कैसे ठीक होगी। इसके बाद कहानी उसकी बेटी रिचल की हालत दिखाती है। उसे तेज बुखार, खून वाली खांसी और पूरे शरीर पर लाल निशान थे। ये ऐसी बीमारी थी जिसे लोग ईश्वर का श्राप मानते थे। गिसलन मन में सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो गिलियन को अपनी टीम में नहीं ला पाया था, क्योंकि बेटी की मौत के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपना सब कुछ बेटी के इलाज में खर्च कर दिया था और अब घर में सिर्फ हथियार ही बचे थे। रिचल दर्द में रोते हुए कहती है, डैड, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना चाहती हूँ। ये देखकर गिसलन तुरंत इलाज शुरू करने का फैसला करता है। ब्लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इस बीमारी को प्रीस्ट और हीलर तक ठीक नहीं कर पाए थे। लेकिन गिसलन आत्मविश्वास से कहता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। फिर वो ब्लिंडा को दवाइयों की एक लंबी लिस्ट देता है और खुद इलाज तैयार करने लगता है। वो समझाता है कि फेरी ब्लेसिंग नाम की जड़ी बूटी को बाकी हर्ब्स और स्पिरिट के साथ मिलाकर दवा बनानी होगी। कुछ देर बाद दवा तैयार हो जाती है और गिलियन जल्दी से उसे अपनी बेटी को पिला देता है। धीरे धीरे रिचल के शरीर के लाल निशान गायब होने लगते हैं और उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। गिलियन कांपती आवाज में पूछता है, क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो सकती है? गिसलन जवाब देता है, 1 या 2 महीने लगेंगे, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही गिलियन गिसलन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर आपको मुझसे कुछ चाहिए। अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये बेकार शरीर बचा है। अगर आदेश देंगे तो मैं आपका कुत्ता भी बन जाऊंगा, गुलाम भी। लेकिन गिसलन मुस्कुराकर कहता है, मुझे किसी गुलाम की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ गिलियन चाहिए, एक असली मर्सनरी लीडर। ये सुनकर गिलियन अपनी बिखरी हुई लटों को कुल्हाड़ी से काट देता है। अगले ही पल उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। अब वो किसी बूढ़े आदमी की तरह नहीं बल्कि असली योद्धा जैसा दिख रहा था। वो अपने हथियार उठाते हुए पूछता है, क्या आपके दुश्मन हैं यंग मास्टर? गिसलन जवाब देता है, अभी भी हैं और भविष्य में और भी होंगे। इतना सुनते ही गिलियन अचानक अपना भाला पूरी ताकत से पीछे जंगल की तरफ फेंकता है। भाला पेड़ के पीछे छिपे एक आदमी को आर पार करते हुए रस्सी के सहारे वापस खींच लाता है। गिलियन उसकी गर्दन पकड़कर पूछता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा? लेकिन गिसलन तलवार निकालते हुए कहता है, मुझे पहले से पता है इसे किसने भेजा है। तभी गिलियन उसका हाथ रोककर कहता है, इसे मैं संभालता हूँ। और अगले ही पल वो उस जासूस की गर्दन तोड़ देता है। ब्लिंडा ये देखकर कांप उठती है। गिलियन की हर मूवमेंट में कोई हिचक नहीं थी। फिर वो घुटनों पर बैठकर कहता है, यू आर हाइनेस ग्रैंड ड्यूक गिसलन पेडियम, आज से मेरी जिंदगी आपकी है। गिसलन मन ही मन मुस्कुराता है। उसकी टेरिटरी को दोबारा खड़ा करने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा आखिरकार उसके हाथ लग चुका था। फिर वो गिलियन की तरफ देखकर कहता है, अब से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ।